रश्मि, मैं आपका प्रोफाइल देख रहा हूँ। जी सर। आपने जूलॉजी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। जी सर। और ऑप्शनल में देख रहा हूँ हिंदी लिटरेचर रखा हुआ है। जी सर। तो ऐसा क्यों किया आपने? क्यों नहीं जूलॉजी को ही आपने उसमें रखा ऑप्शनल में? सर हिंदी लिटरेचर रखने का सबसे मेन रीज़न मेरा ये था कि सर मेरे घर में ही इसके गाइडेंस थे मेरे पास। जूलॉजी के गाइडेंस के लिए मुझे बाहर कोचिंग लेना पड़ता, तो इस वजह से रखा। और दूसरा कि सर मैंने स्कूल में हिंदी पढ़ा था, तो मेरी थी रुचि इसमें हिंदी में भी, तो इसलिए सर मुझे ये सहज लगा, तो फिर मैंने हिंदी रख लिया। अच्छा जी सर। तो हिंदी साहित्य में क्या आपने पढ़ा है जिसको आप प्रशासन में प्रयोग में ला सकती हैं? ये मत कहिएगा कि हिंदी से हमने संवेदनशीलता सीखी है। इसके अतिरिक्त क्या सीखा है जिसको आप प्रशासन में प्रयोग में ला सकती हैं? सर हिंदी साहित्य में जो समाज, जैसे बहुत सारे कहानी होते हैं, उपन्यास होते हैं, तो उसमें जो समाज के हर एक वर्ग के बारे में उसमें बताया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि साहित्य में अधिकांशतः चीज़ें काल्पनिक होती हैं। एक साहित्य में आपने पढ़ा होगा या अलंकार में मिथ्या अलंकार होता है। जी सर। क्या होता है मिथ्या अलंकार? सर मिथ्या अलंकार जो रियलिटी नहीं होती है, हाँ। उसको वो मिथ्या मतलब जो रियलिटी नहीं है, मिथ्या है, झूठ है, जो तो वैसे होता है ना। जी तो सर। बहुत सारी साहित्य में चीज़ें काल्पनिक होती हैं। जी सर, बहुत सारी काल्पनिक है, लेकिन तो बहुत काल्पनिकता को कैसे हम हकीकत मान करके समाज का विश्लेषण करें और कैसे हम छांटें कि इसमें ये बात सही में घटना समाज में घटित हुई है और ये बात काल्पनिक है, कैसे उसको मान लिया जाए? सर काल्पनिक तो कई उपन्यासों में या कई रचनाओं में काल्पनिक पात्रों का सहारा लिया जाता है, लेकिन जो मुख्यतः जो साहित्य होते हैं तो वो जो समाज का दर्पण कहा जाता है उसे, तो समाज में जो ये तो कहा जाता है ना, लेकिन कहना कितना सही है जिसमें काल्पनिकता हो, ठीक है, या काल्पनिकता और वास्तविकता का मिश्रण हो, तो उसको कैसे साहित्य समाज का दर्पण है कहना कितना सही है? क्योंकि दर्पण में तो जो जैसा है वैसा दिखाई देता है, लेकिन साहित्य में जैसा है वैसा रियल में होता नहीं है। सर बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें कि जो कि यथार्थवादी जिन्हें कहा जाता है। हाँ बताइए कौन कौन से? जैसे प्रेमचंद की गोदान है, तो उसमें जो उसे यथार्थवादी उपन्यास की संज्ञा दी गई है। उसमें जो किसानों की स्थिति है, अभी भी मतलब आज़ादी के पहले की वो रचना है, उसके उस समय की जो किसानों की स्थिति थी, तो वो उसमें दर्शाया है प्रेमचंद ने। उसके बाद जो समाज और उसके अलावा जो सामाजिक स्थिति है, पूंजीवाद है, उसकी भी उन्होंने उसमें बात की है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में व्याप्त है ये सारी चीज़ें, तो उसमें वो। अस्मितामूलक साहित्य क्या है? सॉरी सर? अस्मितामूलक साहित्य पढ़ा है आपने? सर हिंदी साहित्य की एक विधा है। हाँ सर पढ़ा तो है सर, अभी रिकॉल नहीं कर पाया। अच्छा, हिंदी साहित्य में जी सर। जब हम हिंदी साहित्य का विकास पढ़ते हैं, जी सर, तो विकास जहाँ तक भी हुआ हो जो आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, लेकिन एक चीज़ बताइए कि 21वीं सदी में विशेष करके 2000 और उसके बाद हिंदी साहित्य में क्या परिवर्तन आया है? सर हिंदी साहित्य जैसे पहले बहुत सारे काल में विभाजित था और सभी की अलग अलग प्रवृत्तियाँ थी। तो जो नई कविता थी 1950 के बाद के दशक की, उसके बाद 60-70 कविता आई, उसके बाद जो नवीन प्रवृत्तियाँ हमें साहित्य में दिखाई पड़ती हैं। नवीन, वही मैं नवीन जानना चाहता हूँ, नवीन क्या है? सर पहले जो साहित्य थे उसमें कई सारे जैसे मतलब बंधन थे, कुछ प्रवृत्तियों में बंध के वो साहित्य लिखा जाता था, और जो अभी के साहित्य हैं वो मुक्त कहे जाते, मतलब मुक्त उसे कहा जा सकता है, और कोई बंधन नहीं है, तो जो जैसे चाहे वैसे अपने अकॉर्डिंग सर वो लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, और क्या नया है? सर और अभी के परिवेश में जो भी चल रही हैं अभी के अकॉर्डिंग उसके बहुत सारे। क्या अभी के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है? मैं तो पूछ रहा हूँ ना, अभी के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है? सर जैसे कि जो अभी की जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे सामाजिक परिस्थिति है, राजनीतिक जो अभी परिस्थिति है, या फिर जो विदेश नीति है, जैसे विदेश पूरे वर्ल्ड में विदेश नीति पर कोई साहित्य लिखा गया है हिंदी में? सर या किसी ने कुछ विचार किया है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो बता क्यों रहे हो आप ही बता रहा, मैं तो कहा नहीं कि भाई विदेश नीति पर कुछ है हुआ है, बताओ। सर नाम अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा ठीक है, प्लीज़ सर। जूलॉजी का यूज़ आपके, ये जूलॉजी जो आपने पढ़ा है, जी सर, इसका आप एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या यूज़ होगा?
सर जूलॉजी में हम लोग प्राणी मतलब जीव जंतु के बारे में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें मैं स्वास्थ्य विभाग में इसका सर यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें डिजीज़ वगैरह के बारे में पढ़ना होता है सर। और जो सरकार की पोषण संबंधी योजनाएं होती हैं और जो स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं हैं, तो वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ और उसे यूज़ कर सकती हूँ। एग्रीकल्चर जी सर, क्षेत्र में क्या जी यूज़ सर, करें? एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकती हूँ सर। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें पढ़ना होता है, तो उसमें जीएम क्रॉप्स हैं या फिर और भी मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें मैं यूज़ कर सकती हूँ सर। पशुपालन में? जी सर, पशुपालन में यूज़ कर सकती हूँ सर। जैव विविधता है या फिर एनिमल के लिए जो है उसके लिए भी मैं इसमें यूज़ कर सकती हूँ सर, उनके वेलफेयर के लिए भी सर। इन्वायरमेंट में? जी सर, इन्वायरमेंट के बारे में भी इसमें पढ़ना है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। इकोसिस्टम मेंटेन करना चाहिए। जी सर। ठीक है। और कोई ऐसा वेब सीरीज बताइए जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स देख सके। सर एस्पिरेंट? एस्पिरेंट? जी सर, एस्पिरेंट ही है। मैं ये क्वेश्चन बहुत पूछा हूँ, करीब 3-4 बच्चों से पूछा हूँ, सब बच्चों ने एस्पिरेंट ही बताया, इससे आगे कुछ नहीं है। जी सर, उसी का सेकेंड पार्ट है सर, संदीप भैया करके आया है। हाँ, वो भी देख सकते हैं सर। और तीसरा मुझे लगता है सर पंचायत है एक। वेरी गुड, आई वॉज वेटिंग फॉर पंचायत। जी सर। और मैं एक सजेस्ट कर जाता हूँ एक और, अभी वो आने वाला है, 12th फेल है ना, ठीक है, चलिए दैट्स ऑल है ना। जी, आपका मदर टंग अंगिका है। जी सर। अंगिका में भागलपुर के बारे में बताइए। सर भागलपुर अंग प्रदेश रहा है महाजनपद काल में, और कर्ण की अंगिका भाषा में भागलपुर के बारे में बताइए। अंगिका बोली में हाँ है ना। जी सर। तो बताओ अंगिका के बारे में सर, कहाँ से हो भागलपुर में? सर भागलपुर हमरो घर होले सर। और भागलपुर जे महाजनपद काल में भागलपुर का अंग प्रदेश कहे छले, और कर्ण के नगरी भी कहे छले। और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना होलो छे मध्यकाल में, धर्मपाल ने ओकरो स्थापना करले छे। ओकरो बाद फिर भागलपुर का रेशम नगरी कहलो जाए छे। रेशम रो तसर रेशम रो उत्पादन होय छे वहाँ। फिर आधुनिक काल में वहाँ वो संथाल विद्रोह केंद्र छले भागलपुर, तो वहाँ और भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम वहाँ छले सियाराम सिंह, दीप नारायण सिंह, तो उनकरो योगदान बहुत ज़्यादा छले ओकरा में, भारत छोड़ो आंदोलन में सर। जीन मैपिंग क्या है सर? सॉरी सर? जीन मैपिंग। जीन मैपिंग सर, जीन मैपिंग सर जो जीन होती है, जो डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो वो मतलब वो विशिष्ट, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म में वो जीन जो होता है वो विशिष्ट होता है। तो उसको हम लोग उसकी कोडिंग के थ्रू सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सर ये रिलेट कर सकते हैं सर। तो उसको हम लोग जीन की जो संरचना होती है उसको कोड करके सर विशिष्टता, किसी भी ऑर्गेनिज्म की विशिष्टता का पता लगाया जा सकता है सर। अच्छा, इसके स्टेम सेल? सर स्टेम सेल होता है जो जैसे जो एम्ब्रियो स्टेज में जो सेल पाए जाते हैं सर, उसे स्टेम क्या सेल। फ़ायदा उससे होता है सर स्टेम सेल से का भी बहुत सारा रिसर्च आया है कि उसके थ्रू बहुत सारे जो डिजीज़ होते हैं, जो क्रॉनिकल जेनेटिक डिजीज़ होते हैं, उसमें वो बहुत हेल्पफुल है। और अभी रिसेंट में एक रिसर्च आया है कि स्टेम सेल की हेल्प से हम लोग जो इंसान की आयु है उसको 130 से 140 साल तक हम बढ़ाया जा सकता है। अच्छा जी सर। अभी हाल के वर्षों में हम कोविड आया था, और कोविड के दौरान हमने वैक्सीन डेवलप किए। जी सर। तो कितने प्रकार के वैक्सीन डेवलप किए थे सर? वैक्सीन विशेषकर इंडिया ने? सर वैक्सीन इंडिया ने सर एक तो mRNA वैक्सीन है, और एक सर डीएनए वैक्सीन है, और एक प्रोटीन वैक्सीन है सर, मुख्यतः 3। तो mRNA में M क्या है? मैसेंजर। क्या कैसे काम करता है मैसेंजर सर RNA? mRNA वैक्सीन में जो मैसेंजर आरएनए होता है, तो मैसेंजर आरएनए को हम लोग सर जो वायरस होता है तो उसके आरएनए के तरह कोड करते हैं। और वो मैसेंजर आरएनए को हम लोग जब वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं तो वो हमारे सेल को वो मैसेज भेजता है सर, वो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस करने के लिए सर। अच्छा, जी और सर। कौन कौन से थे सर? और जो प्रोटीन वैक्सीन है सर, डीएनए वैक्सीन है, तो उसमें जो वो ट्रेडिशनल वैक्सीन में मुख्यतः वो आते हैं। और ट्रेडिशनल वैक्सीन का और आरएनए वैक्सीन में ये डिफरेंस है सर कि ट्रेडिशनल वैक्सीन जो होते हैं उसमें जो वायरस के जो स्ट्रैंड होते हैं उसी को उसके वीक स्ट्रैंड या फिर उसको
मतलब उसके वीक स्ट्रैंड को यूज़ किया जाता है और उसको वैक्सीन उसके थ्रू वैक्सीन बनाया जाता है, जो कि बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है सर, इसलिए अभी आरएनए वैक्सीन पे ज़्यादा मतलब कारगर अच्छा, सिद्ध हुआ है। अभी तक हम जब वैक्सीन बनाते थे जी सर। तो वैक्सीन बनाने में हम लोगों को 15 साल, 20 साल, 25 साल लग जाता था। जी सर। इस बार ऐसा क्या था कि हम लोगों ने इमीडिएट लगभग 6 से 8 महीने में वैक्सीन बना लिया? सर इसके जहाँ तक मुझे लगता है 2 रीज़न है। एक तो सर जो स्पाइक प्रोटीन होता है वायरस का, कोविड वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, आउटर जो संरचना है, उसमें देखा गया कि उसमें ज़्यादा म्यूटेशन नहीं हो रहा है सर। जैसे एड्स वायरस में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होता है, इसलिए हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। इसका म्यूटेशन रेट स्लो है, तो उसके स्पाइक प्रोटीन को हम लोग अलग कर पाने में जल्दी सक्षम हो गए, तो इस वजह से सर इसके वैक्सीन। और कोई रीज़न? और तो सर mRNA वैक्सीन पहली बार सर इसमें सफलता मिली है सर बनाने में, तो ये इजी है क्योंकि ये लैब में बनाया जा सकता है सर। टी सेल्स क्या होता है? सर ये एक लिम्फोसाइट का टाइप है, जो कि टी हेल्पर होते हैं सर, मतलब बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और टी उसे हेल्प करते हैं। अच्छा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सर इम्यूनिटी में ये हमें हेल्प करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने। अच्छा, ठीक है जी सर। बिहार में महिलाओं के लिए जो बिहार सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके कुछ योजनाओं के नाम बताइए। सर महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, सबसे पहले तो 7 निश्चय जो है हमारे सरकार का 7 निश्चय 2, उसके तहत है सर सशक्त महिला, सक्षम महिला। उसके अंतर्गत सर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है सर, सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि है, और फिर जो स्नातक प्रोत्साहन राशि है। उसके अतिरिक्त सर उद्यमी योजना है, महिला उद्यमी योजना, उसमें उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार ने लोन की व्यवस्था की है। और सर जीविका है महिलाओं के लिए, जीविका के क्षेत्र में भी सर बहुत। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। जी सर। महिलाओं के विकास के लिए अगर आप SDM बन जाती हैं तो क्या करिएगा? सर महिलाओं के विकास के लिए सर सबसे पहले मैं शिक्षा पे काम करूँगी सर, उनकी शिक्षा पे। जैसे सर उनकी शिक्षा के लिए जैसे सर, अब मान लीजिए, चलिए आपकी बात हमने मान ली। जी सर। 60 साल की महिला है, उसको कौन सी शिक्षा दीजिएगा? जी सर, 60 साल की महिला के लिए तो उसकी भी कोई समस्या होगी ना, बिहार में अगर हैं तो। जी सर। उनको कौन सी शिक्षा दीजिएगा? सर उनके लिए मैं सर सामाजिक सुरक्षा जो होती है उसके संदर्भ में काम करूँगी, ताकि जो उनकी बाकी की लाइफ है वो अच्छे से बीते सर। जैसे पेंशन योजना है, जैसे अगर मकान अगर उनके पास नहीं है तो वो सर उसके लिए सर। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसमें मैं देख रहा हूँ बायोलॉजी का नॉलेज थोड़ा ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, तो जहाँ आपको डाउट होना उसको अच्छा आंसर ये होगा कि आप उसको बता दीजिए कि नहीं सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसको देख लूँगी, पढ़ लूँगी, कुछ ऐसे करके। लेकिन जहाँ टी सेल्स आपने अच्छा बताया, जीन मैपिंग में थोड़ा सा आप डेविएट हो गए थे, ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मैपिंग, स्टेम सेल और वैक्सीन थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। ये कैसे क्वेश्चन है ना कि हर आदमी की ज़बान पर होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी लिटरेचर में आपका नॉलेज ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम 2 चीज़ों को समझ लीजिए, एक तो महिला आंचल को थोड़ा सा समझ लीजिए, बाबा नागार्जुन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिहार के वो लोकप्रिय एक तरह से हिंदी साहित्यकार हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, दिनकर जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बिहार में जो महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएँ चलाई जा रही हैं और महिलाओं की समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, इसका एक रोड मैप तैयार कर लीजिए। कब है इंटरव्यू? 16 को। हाँ, तो बहुत टाइम नहीं, तो इतना करके तैयार करके जाइएगा और अच्छा हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, बोलती आप अच्छा है, सवाल से चेहरे पर मुस्कान ले आइएगा, ठीक है ना। जो अभी मुस्कान है ना, ये रहना चाहिए, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। महिलाओं बच्चों के लिए जो प्राइमरी है ना, जी सर, हाँ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।